Good morning, everyone. चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट की अगर बात करें, फॉर एटॉमिक वेट कैलकुलेशन कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड है, हम उन मेथड्स की बात करेंगे। अभी सबने ज्वाइन भी नहीं किया। हाँ, न्यू टॉपिक है। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट। अभी देखो, एटॉमिक वेट के कैलकुलेशन के लिए पहले एक रूल की बात करें। देखो, फॉर ए कंपाउंड, नोट डाल के चाहे नोट कर लीजिए। फॉर ए कंपाउंड, for a compound MXNY is equal to, for a compound MXNY equal to ना करके कॉमा कर लो, X into mole of N, X into mole of N will be always equal to Y into moles of M। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं फॉर्मूला है, X into moles of N is equal to Y into moles of M। या फिर एक रूल है कि किसी भी कंपाउंड के लिए, कोई भी गिवन कंपाउंड हो, उस गिवन कंपाउंड के लिए x इंटू मोल्स ऑफ n विल बी इक्वल टू y इंटू मोल्स ऑफ m। आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए। समझ रहे हो? जैसे कोई भी नॉर्मल फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, वैसे ये मान लो एक फॉर्मूला है, एक रूल दिया हुआ है कि कोई भी कंपाउंड MXNY हो तो वहां पे आप x इंटू मोल्स ऑफ n इज इक्वल टू y इंटू मोल्स ऑफ m कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको कंपाउंड गिवन है, जैसे Ml2 या फिर AlCl3। मान लो कंपाउंड आपके पास है AlCl3। फॉर ए कंपाउंड AlCl3, फॉर ए कंपाउंड AlCl3। हाँ भाई, न्यू टॉपिक है, टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो ना, फिर लेट आके वही बार बार पूछ रहे हो। फॉर ए कंपाउंड AlCl3, देखो इधर AlCl3 में अगर इस मॉलिक्यूल में बोला जाए Al के, इस AlCl3 में Al के कितने एटम है? इस कंपाउंड AlCl3 में Al के कितने एटम होंगे? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे Al का? 1 एटम। एंड Cl के कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 1 मॉलिक्यूल में Cl के कितने एटम होंगे? 3 एटम। ये सबको समझ में आ रहा है देख के फॉर्मूला? तो उसी चीज को हम इस एक नए फॉर्मूले में रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो देखो क्या लिखा है यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है। m के साथ y लिखा गया है, n के साथ x। तो Al के लिए मैं यहाँ पे इसको Al1 लिख सकता हूँ, Al1 Cl3। अब ऊपर वाले फॉर्मूले का अगर आप यूज करें तो आप क्या लिखेंगे? 3 के साथ Al चला जाएगा, 3 इंटू मोल्स ऑफ Al विल बी इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ Cl। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं आपस में? हमने इक्वल दिखाया ना कि एक फॉर्मूला है, किसी भी कंपाउंड के लिए आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। क्या ये दोनों इक्वल है? कैसे इक्वल है? देखो, हमने ये पढ़ा कि इस कंपाउंड में Al कितना होगा। अगर इस कंपाउंड का मैंने 1 मोल लिया है, इधर मैं साइड में लिख रहा हूं 1 मोल AlCl3, AlCl3 contain 1 mole AlCl3 contain 1 mole Al and 3 mole Cl। ये सबको समझ में आ रहा है?
कि एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम का एक एटम है और क्लोरीन के 3, तो एक मोल AlCl3 में एल्यूमिनियम कितना होगा, 1 मोल होगा, और Cl कितना होगा, 3 मोल होगा। तो अगर 1 मोल की बात की जाए तो यहां नंबर रखो 3 इंटू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना है इधर, 1 मोल, जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया 1 मोल, और इधर रखा जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ Cl कितना है 3। तो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई ना, 3 इक्वल टू 3। यानी मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं किसी भी कंपाउंड के लिए, ये हमेशा इक्वल देगा, x इंटू मोल्स ऑफ n विल बी इक्वल टू y इंटू मोल्स ऑफ m। समझ आया? नोट करिए, नोट करिए पहले एग्जांपल फॉर ए कंपाउंड AlCl3, फॉर दिस कंपाउंड AlCl3, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी, x इंटू मोल्स ऑफ n विल बी इक्वल टू y इंटू मोल्स ऑफ m। डन। चलिए सेकंड एग्जांपल, ये किसी भी कंपाउंड के लिए आप यूज कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए ये कोई फॉर्मूला या एक रूल आप समझ लीजिए, रूल है जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जल्दी नोट करो। चलिए नोटेड। अभी सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं। चलिए इधर देखिए, सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमने AlCl3 लिया था, आप कोई दूसरा कंपाउंड ले लीजिए, MgCl2 या कुछ भी, जैसे MgCl2 ले लें या NaNO3 कुछ भी ले सकते हैं। फॉर ए कंपाउंड MgCl2, 1 मोल ऑफ MgCl2, 1 मोल ऑफ MgCl2, ध्यान से समझिए, जिसको पहले नहीं समझ में आया अभी सेकंड टाइम समझो। 1 मोल ऑफ MgCl2 कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg, 1 mole of MgCl2 contain 1 mole of Mg and 2 mole of क्लोरीन। ये तो फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा है कि 1 मोल MgCl2 में 1 मोल Mg और 2 मोल Cl होगा। ठीक है, अब क्या मैं इसके लिए वो रिलेशन यूज कर सकता हूं जो हमने लिखा था? वो रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या लिखा जाएगा, यहां पे 1 है Mg1, तो Cl के साथ 1 आ जाएगा, 1 इंटू मोल्स ऑफ Cl शुड बी इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए, 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है, 1 इंटू मोल्स ऑफ Cl शुड बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg। 1 जो है वो Cl के साथ चला गया, 2 जो है वो Mg के साथ आ गया। वैल्यूज रखो, 1 इंटू मोल्स ऑफ, अगर मैंने 1 मोल MgCl2 लिया है तो उसमें कितने Cl हमने निकाले, 2 मोल Cl, तो मोल्स ऑफ Cl आ जाएगा 2, यहाँ 2 इंटू मोल्स ऑफ Mg कितना आएगा, कितने मोल Mg है हमारे पास, 1 मोल Mg है, 2 मोल Cl है, तो 2 इंटू 1, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हुई ना, 2 इज इक्वल टू 2। यानी आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड्स के लिए। इन दोनों को हम आपस में इक्वल दिखा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आपने मोल्स लिखे तो वो आपस में इक्वल आएंगे। क्लियर? तो बेसिकली किसी भी गिवन कंपाउंड के लिए आप उनके नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये एक रूल हो गया, ये रूल अभी एटॉमिक वेट कैलकुलेशन में हम यूज करेंगे।
इसलिए अभी बताया। चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट में कुछ मेथड हैं, जिसमें हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड इज ड्यूलॉन्ग्स पेटिट लॉ। मोर देन 2 एलिमेंट्स पे भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है NaNO3, तो इसमें Na कैटायनिक पार्ट पूरा अलग कर लो, एनायनिक पार्ट पूरा अलग, बस ऐसा करना है। जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट आ गया MgSO4, तो इसका कैटायनिक पार्ट Mg प्लस अलग कर लो, SO4 अलग, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसमें भी लगा सकते हैं आप, मोर देन 1 एटम पे भी। कैटायनिक पार्ट के लिए अलग कर लीजिए, एनायनिक पार्ट। जैसे हमने एग्जांपल क्या लिया था MgCl2, तो Mg प्लस था Cl माइनस। हमने एग्जांपल लिया AlCl3, Al प्लस Cl माइनस। वैसे अगर मोर देन 1 एटम है, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट कुछ भी है, तो उसको आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल ली सबने, फर्स्ट मेथड ड्यूलॉन्ग्स पेटिट लॉ। चलिए देखिए, अभी इसमें इसमें लिख लीजिए पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखिए ड्यूलॉन्ग्स पेटिट लॉ में। फॉर हैवी सॉलिड एलिमेंट्स, फॉर हैवी सॉलिड, for heavy solid elements, for heavy solid element, it is found that for heavy solid elements it is found that the product of atomic mass, for heavy solid elements it is found that the product of atomic mass, and specific heat capacity, the product of atomic mass and specific heat capacity, ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, specific heat capacity, the product of atomic mass and specific heat capacity is found to be constant, is found to be constant। देखिए डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ जो पहला मेथड है एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने का, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, वो ये बोलता है कि अगर हैवी सॉलिड एलिमेंट्स आप ले रहे हैं, सॉलिड एलिमेंट जो कि हैवी मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, उनका अगर आप एटॉमिक वेट ले लें, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, और उसको मल्टीप्लाई कर दें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, उन एलिमेंट्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट the almost constant value which is equal to 6.4। so ये डुलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ का फॉर्मूला है, atomic weight into specific heat capacity is equal to 6.4। so डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ, ये रिलेशन आ गया आपके पास, atomic weight into specific heat capacity is almost equal to 6.4। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैसे तो क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, अप्रोक्सीमेटली तो लिखा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, इसकी डेफिनेशन तो आपने पढ़ी ही है 10th क्लास में भी, फिजिक्स में है ना, हीट वाले चैप्टर में, 10th या 9th में जहां भी हीट वाले चैप्टर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर भी डेफिनेशन में लिखवा दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इट इज इक्वल टू द एनर्जी, it is equal to the energy, specific heat capacity में लिखो, it is equal to the energy which is required, it is equal to the energy which is required
it is equal to the energy which is required to raise the temperature of a substance, to raise the temperature of a substance, to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius, to raise the temperature by 1 degree Celsius, to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius for 1 gram of mass, for 1 gram of mass. To raise the temperature by 1 degree Celsius for 1 gram of mass. तो किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम लिया, किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम लिया और उसके 1 ग्राम का आप हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हीट देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा. सो फॉर 1 ग्राम, किसी 1 ग्राम मास को हीट देके अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हो तो जो हीट वहां पे देनी पड़ेगी वही क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. कैलोरी क्या जूल भी हो सकती है. अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले में यहाँ लिख लीजिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ब्रैकेट में. अगर जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लो कि ये आपको डिफाइन की गई है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में. इस फॉर्मूले में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखी जाती है वो इस यूनिट में रखी जाती है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. अगर आपको जूल में दिया है तो कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डन. चलिए इस पे क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन लिखिए सब लोग ड्यूलॉन्ग्स पेटिट लॉ पे. क्वेश्चन लिखो, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां तक नोट कर लिया ना यूनिट. क्वेश्चन लिखिए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, the specific heat capacity of a metal is, the specific heat capacity of a metal is 0.836 joule per gram degree Celsius. 0.836 joule per gram into degree Celsius. The specific heat capacity of a metal is this. Calculate the approximate mass of, sorry, atomic mass, approximate atomic weight या atomic mass, approximate atomic weight of the metal, atomic weight of metal. तो मेटल का एटॉमिक वेट पूछा और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ड्यूलॉन्ग्स पेटिट लॉ. अब ड्यूलॉन्ग्स पेटिट लॉ में हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ड्यूलॉन्ग्स पेटिट लॉ में हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. बट ये किसमें होनी चाहिए, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस. कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.4. तो ये फॉर्मूला लगा के एटॉमिक वेट अगर निकालना है तो पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसमें लाना पड़ेगा, कैलोरी में. आपको क्वेश्चन में जूल में दिया है, जूल में दिया है तो जूल से कैलोरी कन्वर्ट करना आता है सबको. 1 कैलोरी कितना होता है,
1 कैलोरी जूल में रिलेशन पता है, पता ही होगा, पढ़ा है। 1 कैलोरीज इज इक्वल टू यस 4.18, या कैलकुलेशन इजी करने के लिए 4.2 रखिए एग्जैक्टली, तो वो 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी 4.18 जूल। ये सब पढ़ाया गया है, फिजिक्स में है ये सब, 9th-10th चैप्टर में, मतलब 9th-10th क्लास में। हीट हीट का चैप्टर होता है, लाइट का चैप्टर होता है, हीट में ये सब आता है 1 कैलोरी 4.18 जूल। बट आप कैलकुलेशन करने के लिए, उसको इजी करने के लिए हम जनरली उसको क्या रख लेते हैं 4.2। 4.18 का मतलब 4.2 ही हुआ, तो 1 कैलोरी 4.2 जूल। इस रिलेशन का यूज करेंगे हम, कन्वर्ट करेंगे इससे। तो हमको जूल में दिया है, तो 1 कैलोरी 4.2 जूल है, तो 1 जूल कितना कैलोरी होगा, 1 जूल कितना कैलोरी लिखा जाएगा, 1 जूल विल बी इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। अभी ये सबको समझ में आना चाहिए, सिंपल यूनिटरी मेथड्स हैं। अगर 1 कैलोरी 4.2 जूल है तो 1 जूल हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। इस रिलेशन का यूज करो, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी, हमारे पास दिया हुआ है 0.836 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करेंगे जूल को कैलोरी में, तो 1/4.2 आ जाएगा, यानी 0.836 डिवाइडेड बाय 4.2। 4.2 से डिवाइड कर दिया तो जूल कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी में। तो इतना कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी में। क्योंकि फॉर्मूला जो है वो कैलोरी में ही रखा जाता है, तो वैल्यू 6.4 मिलती है। नोट करिए यहां तक। और उसके बाद इस वैल्यू को उठा के हम रख देंगे सीधा फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा एटॉमिक वेट। नोट करिए यहां तक। So atomic weight into specific heat capacity is almost equal to 6.4. Noted? चलिए तो अब आंसर निकालिए, एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा फिर। तो आ जाएगा एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज इक्वल टू 0.836 डिवाइडेड बाय 0.42। 42 या 4184 जो हमने लिखा था ना, 4.2 जूल जो लिखा था, उसकी जगह आप 4.18 रखेंगे तो भी वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.4। ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा इसको, 0.2 टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 0.2। एटॉमिक वेट कितना आ गया, कैंसिल आउट कर देंगे, 640/2 यानी 320। देख लीजिए कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट 0.2 के इक्वल आ जाएगा ना वो, तो मैंने ऑलमोस्ट कर दिया इसको। 4.18 रखेंगे तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा 0.2। हाँ
यस, ये 6.4 है तो 30। ये 6.4 लिखा हुआ है, ठीक है इधर 6.4 डिवाइडेड बाय 0.232 एटॉमिक वेट। समझ में आया? सिंपल फॉर्मूला है डुलोंग पेटिट लॉ से एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर उसके आगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, फॉर्मूला आपको, चलो एक क्वेश्चन जो आपको मैंने वहां शीट दी है ना, रुकिए बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर। बुकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में सॉल्व करने के लिए दिया था। सबसे पहले जो पीडीएफ सेंड किया था मोल कंसेप्ट का, उसमें हम लेवल 1 कर रहे थे। कौन सा पीडीएफ मिला? अभी वापस भेज रहा हूँ मैं ग्रुप पे ही। अभी फिर से सेंड किया है मैंने ये पीडीएफ। ये पीडीएफ में लेवल 1 हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, लेवल 1 इसका डिस्कशन भी किया है। देखिए सब लोग, एक्सरसाइज 4 5 के बाद नीचे जाने पे जो लेवल 1 है, नहीं स्टार्टिंग में ही, सॉरी एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 के बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिमिटिंग रीजेंट, स्टैचोमेट्री। एक मिनट, टॉपिक देखिए, टॉपिक मिला क्या? एटॉमिक वेट। हाँ एक्सरसाइज 3 में पहले सबने पीडीएफ खोला, पीडीएफ खुल गया सबका? हाँ तो पीडीएफ में जाइए, पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर 49, जो एक्सरसाइज 3 में है, पीडीएफ का पेज नंबर 49। पीडीएफ के पेज नंबर 49 पे आपको टॉपिक मिल रहा है लेफ्ट साइड में, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। मिली हेडिंग पेज नंबर 49 पे, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। और इस पीडीएफ में ये सारे एटॉमिक वेट कैलकुलेशन के मेथड हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 53, नहीं 53 नहीं, 53 अभी नहीं हो पाएगा, 54, 54 का आंसर बताओ। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 54, पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए। जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है बस वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 54 है। The specific heat of an element is 0.214 calorie per gram degree Celsius. The approximate atomic weight क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी गई है 0.214, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.214 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस,
ये दिया है आपको, एटॉमिक वेट पूछा है, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बताइए आंसर। इतना टाइम लग रहा है सॉल्व करने में? थर्ड ऑप्शन 30। सीधा फॉर्मूला लगाना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4। 6.4 डिवाइडेड बाय दिस कर देंगे, एटॉमिक वेट आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.4। वैल्यूज रख दीजिए एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक वेट, जो कि कैलकुलेट करना है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरी पर ग्राम में दे ही रखी है, तो कन्वर्ट करने का नीड नहीं पड़ेगा हमको। जूल में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता, अभी कन्वर्ट करने का नीड नहीं है, तो सीधा सीधा रिलेशन यूज कर सकते हैं। अभी एटॉमिक वेट इज इक्वल टू आ जाएगा 6.4 डिवाइडेड बाय 0.214। इस पॉइंट को अगर हम शिफ्ट कर दें, ये 64 है, पॉइंट इधर शिफ्ट किया, इसको 2.14 बना सकते हैं 10 का मल्टीप्लाई करके, तो 10 इधर चला जाएगा और ये 2.14, यानी कि आप 21 लिख सकते हैं। अब इसको ऑलमोस्ट डिवाइड करें अगर, तो 3 टाइम्स चला जाएगा, और तो ऑलमोस्ट 30 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन देख के आंसर समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का नीड नहीं है कि 64 को 21 से डिवाइड कर रहे हैं। आप थोड़ा आसपास देखिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि 21 को 64 से डिवाइड करूंगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसमें 10 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट किया है, 10 का मल्टीप्लाई किया तो 30 के अराउंड वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 7.38 ग्राम, क्वेश्चन लिखिए 7.38 ग्राम, 7.38 ग्राम ऑफ a sample of metal oxide, 7.38 gram of a sample of metal oxide, sample of metal oxide, metal oxide is reduced to, is reduced to 6.84 gram, 6.84 gram, 6.84 gram of pure metal, pure metal. If the specific heat of the metal, आगे, if specific heat of metal, if specific heat of metal is 0.0332 calorie per gram degree Celsius, then calculate the valency, then calculate the valency and atomic weight of metal. Calculate the valency and atomic weight of metal, atomic weight of metal. तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं, करिए क्या। सबसे पहले अभी ध्यान से देखिए, लास्ट पेज, लास्ट पेज में क्या नोट करना है, खुद से नहीं सॉल्व किया लास्ट पेज पे, ये खुद से करने को दिया था, जबरदस्ती चेंज करवाते रहते हो।
पहले सब लोग क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, अभी ये इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड हो गया, लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड सिंपल नहीं आता, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे हमने परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला पढ़ा था, फिर हमने देखा कि परसेंटेज कंपोजिशन पे कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था कि अगर कोई सल्फर प्रेजेंट है इतना, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए नंबर ऑफ एटम 1 रखते थे, तो परसेंटेज कंपोजिशन ही लगाते थे, लेकिन वहां पे उसका एप्लीकेशन था। वैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक मेटल ऑक्साइड है जिसको आप मेटल में कन्वर्ट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो मेटल ऑक्साइड से आपने ऑक्सीजन उसको रिड्यूस कर दिया। रिडक्शन तो डेफिनेशन पता होगी ना सबको, रिडक्शन बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, जो अभी तक हम पढ़ के आते हैं 9th-10th में। ऑक्सीडेशन हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन। रिडक्शन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो रिडक्शन हो गया। तो मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा दिया तो बचेगा क्या, मेटल बचेगा ना। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या क्या उसमें, मेटल और ऑक्सीजन। पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, 10 बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। तो मेटल ऑक्साइड है, मेटल है, ऑक्सीजन है, उसमें से हमने ऑक्सीजन रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूस कर दिया, रिडक्शन हो गया, और बचेगा क्या, प्योर मेटल। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यू हैव 7.38 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, इतना ग्राम आपके पास मेटल ऑक्साइड है, और इस 7.38 ग्राम मेटल ऑक्साइड से आपको मेटल कितना मिल रहा है, 6.84 ग्राम। दिस ग्राम ऑफ मेटल। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन कितना रहा होगा, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं क्या। सो ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन रहा होगा। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल है और ऑक्सीजन है, तो वो क्या होगा, जो भी मास है मेटल ऑक्साइड का, उसमें से मेटल के मास को माइनस कर दे। पूरे मेटल ऑक्साइड में से मेटल के मास को माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 0.54 ग्राम। करेक्ट है ये। तो इतना ग्राम ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड। ध्यान से सुनते जाइए स्टेप्स, क्वेश्चन पढ़िए, उनकी लाइन को अंडरस्टैंड करिए कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये तो हमने क्वेश्चन से अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन कितना होगा मेटल ऑक्साइड में, तो वो तो हम बता सकते हैं 0.54 ग्राम, क्योंकि हमको मेटल भी पता है और मेटल ऑक्साइड का मास भी दिया। अब देखिए आगे क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज दिस, देन कैलकुलेट द वैलेंसी एंड एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। अभी आपको स्पेसिफिक हीट दी है तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक वैलेंसी, दूसरा एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, कैसे, डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ। तो फॉर एटॉमिक वेट, फॉर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें तो हम डुलॉन्ग्स पेटिट लॉ का यूज कर लेंगे। तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या दे देगा आपको वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.4। एटॉमिक वेट तो आपको कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दी है क्वेश्चन में, एटॉमिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है 0.0332, ठीक है, 0.0332, ये आ गया ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.4। तो यहां से एटॉमिक वेट बताओ कितना आ जाएगा, so atomic weight will be equal to 6.4 divided by 0.0332। अब ये भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा ना, देखो 33 इंटू 64, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स मैं बोल रहा हूं। अगर आप एग्जैक्टली डिवाइड करके निकालेंगे
कितना आ रही है 192.7। इसको 64 बना लिया, ये 33.2 हो गया, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट किया, ये ऊपर 100 चला गया। पॉइंट शिफ्ट करना तो आता है ना सबको, पॉइंट शिफ्ट कर लिया, देन 3.32 को 33.64। अब ये डिवाइड करेंगे आप तो ये कितना आएगा 2 के अराउंड, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट कितना आ रहा है 97 के अराउंड, 1.92 डिवाइड कर लीजिए इसको, 33.2 और 64, सीधा 33 रख के कर लो, 0.2 हटा दो, 33 रख के कर लो आसपास, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि सर पूरा कैलकुलेशन करना है क्या। ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रॉक्स 200 के अराउंड आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि कैलकुलेशन करने में टाइम एकदम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके ऑप्शंस ऐसे हैं, देखो जैसे 196, 198 या 200 या 194 ऐसे ऑप्शन है, तो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अराउंड 200 आंसर आएगा। अब वो 198 भी हो सकता है, 196 भी हो सकता है, ऐसे ऑप्शन है तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करिए। और अगर इसकी जगह ऑप्शन जो है वो आपको ऐसे दिए गए हैं ABCD, और ऑप्शंस में लिखा हुआ है 200, इधर लिखा हुआ है 140, यहाँ पे लिखा हुआ है 80, यहाँ लिखा हुआ है 260, तो फिर कैलकुलेशन करने का कोई नीड ही नहीं है, सीधा आंसर समझ में आ रहा है कि अप्रॉक्स 200 होगा, तो ये आंसर टिक कर देंगे। समझ में आया? तो हर क्वेश्चन में पूरी कैलकुलेशंस नहीं करनी है, वो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इसको ये करेंगे तो अप्रॉक्स इसके अराउंड आएगा और ये ऑप्शन होगा। पूरी कैलकुलेशन करते बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। हाँ, अगर ऑप्शन एकदम आसपास है तब करना पड़ेगा। अब जैसे मेंस के पेपर में या एडवांस के पेपर में इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन है, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं जिन्होंने अभी टेस्ट दिया है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो वहां तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जब सिंगल करेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं जहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तो वहां पूरा कैलकुलेशन करने का नीड नहीं। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 200 लिख दूं, चलेगा? सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो एग्जैक्ट भी निकाल के देख लीजिए। ये मैं अप्रॉक्सीमेट 200 रख दे रहा हूँ, अदरवाइज एग्जैक्ट निकाल लो 33 डिवाइडेड बाय 64 करके, 1 पॉइंट कितना आता है। अभी ये क्लियर है सबको यहां तक? ओके, चलो ये क्लियर है। तो ये तो सिंपल एटॉमिक वेट हो गया, एटॉमिक वेट हमारा आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेट 200 मैंने रख दिया है। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा सर ये 2 कैसे आ रहा है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसलिए मैंने साइन भी अप्रोक्सीमेट का लगाया हुआ है, इक्वल नहीं लिख रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेट 200 रख दिया मैंने। अब आते हैं पार्ट पे, फॉर वैलेंसी। इसको ध्यान से समझिए, एटॉमिक वेट तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है वैलेंसी। वैलेंसी कैसे मेटल की कैलकुलेट करेंगे, इसको सब लोग ध्यान से समझिएगा। तो देखो फॉर वैलेंसी अगर मैं मेटल की वैलेंसी एज्यूम कर लूं, लेट्स एज्यूम वैलेंसी, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सारी लाइन एक एक करके लिख रहा हूं, आपको ये सब लिखने का नीड नहीं, आपको केवल क्वेश्चन करना है। जब आप करेंगे, अभी फिलहाल के लिए नोट करिए। सो लेट्स एज्यूम वैलेंसी ऑफ m, क्या मान ली हमने x, तो फॉर्मूला क्या होगा ऑक्साइड का, क्या कोई बता सकता है? कोई क्या, पूरी क्लास को बताना चाहिए, ये बेसिक में पढ़ाया था और बोला था ये सबको आना चाहिए, हर जगह यूज होगा पूरी केमिस्ट्री में। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड क्या लिखा जाएगा? MOX, बताओ, ये बेसिक पढ़ाने के बाद भी तुम लोग गलत आंसर कर रहे हो। M की वैलेंसी x, O की वैलेंसी 2, ऑक्साइड है ये, ऑक्साइड पे O2 माइनस होता है, ये एकदम स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ाया है और तभी बताया था कि ये बेसिक है, ये अभी यूज होगा हर जगह। फॉर्मूला लिखने में कोई गलती किया तो भगाया जाएगा क्लास से। देन
दोनों की वैलेंसीज, m की वैलेंसी x, o की वैलेंसी ऑक्साइड 2, then we will cross multiply and we will get M2OX. चलिए चलिए देखिए इधर। हाँ अभी फॉर्मूला समझ में आया M2OX? समझ में क्या ये आना चाहिए भाई, मैंने बार बार रिपीट किया है। बेसिक पढ़ाते टाइम इसीलिए बेसिक पढ़ाया जाता है कि ये सारी चीजें आगे यूज होंगी, ये सब क्लास में बार बार बताया नहीं जाएगा। सो दिस इज MX M2O, ठीक है। अब इस कंपाउंड के लिए फॉर कंपाउंड M2OX, फॉर कंपाउंड M2OX मैंने अभी आपको रूल एक लिखवाया, इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही एक रूल लिखवाया था। क्या? कि किसी भी कंपाउंड के लिए आप उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल लिख सकते हैं, है ना? तो यहां क्या लिखा जाएगा? यहां मैं लिखूंगा x किसके साथ जाएगा? x इंटू मोल्स ऑफ m, x इंटू मोल्स ऑफ m विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये लाइन सबको समझ में आई? ये लाइन देखिए पहले, x into moles of m will be equal to 2 into moles of oxygen। क्लियर है? चलो तो अभी इसीलिए ये लाइन आपको बताई थी, क्योंकि अब इसका यूज होगा किसी भी कंपाउंड के लिए। तो पहले मैंने एज्यूम की वैलेंसी x, फिर मैंने फॉर्मूला लिखा ऑक्साइड का, उसके बाद उस कंपाउंड के लिए मैं ये लाइन लिख सकता हूं। यहां तक नोट कर लिया? चलो आगे चलते हैं। x इंटू मोल्स ऑफ m, अब मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? x इंटू मोल्स, चलो अच्छा नोट कर लो पहले। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन जीएमएम भी होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय एनए भी होता है। इस क्वेश्चन में हम मास का यूज करेंगे मोल्स वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमको मास पता है मेटल का भी, ऑक्सीजन का भी। स्टार्टिंग में लिखा था ना हमने क्वेश्चन में, मेटल ऑक्साइड में कितना मेटल है कितना ऑक्सीजन है, तो दोनों का मास पता है हमें। सो मोल्स का फॉर्मूला लिखिए मास का, तो x इंटू मोल्स की जगह आ जाएगा मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल m डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ m, जीएमएम जो हम रखते हैं GAM, एटॉमिक वेट, मास अपॉन एटॉमिक वेट। सिमिलरली यहां पे क्या लिखा जाएगा? 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? मोल्स की जगह फॉर्मूला लिख दिया। अब क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में मास ऑफ मेटल कितना दिया था? मास ऑफ मेटल कितना दिया था बताइए? मैं स्लाइड नहीं चेंज करूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लगता है चेंज होने में। आप बताइए मास ऑफ मेटल कितना गिवन था क्वेश्चन में? 6.84। ओके। एटॉमिक वेट हमने मेटल का कैलकुलेट किया है डुलॉन्ग पेटिट लॉ के फॉर्मूले से, कितना? 200 के अराउंड, इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन निकाला था हमने मेटल ऑक्साइड में, कितना ऑक्सीजन निकाला था माइनस करके? 0.54। और एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16।
तो क्या यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, और x आ जाएगा तो वैलेंसी आ जाएगी। समझ में आया क्या? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? दो पार्ट में है क्वेश्चन, एक वैलेंसी, एक एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट तो हमने नॉर्मल ड्यूलॉन्ग पेटिट लगा लिया, और वैलेंसी निकालने के लिए हमने उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला लिख के फिर उस रूल का यूज किया जो आपको स्टार्टिंग में लिखवाया। 200 कहां से? अरे अभी तो निकाला है भाई एटॉमिक वेट ऑफ मेटल एम। अभी एम मेटल एटॉमिक वेट नहीं निकाला था एम का? 200, अप्रोक्सीमेट 200 अभी तो कैलकुलेट किया है इसमें। पहले वही तो निकाला था डुलॉन्ग पेटिट लॉ से। तो यहां से वैलेंसी कैलकुलेट कर लीजिए एक्स, देखिए कितनी आ रही है। अभी कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये बताइए, ये क्वेश्चन कितने लोगों को नहीं समझ में आया? दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, पहले मैंने डुलॉन्ग पेटिट लॉ का यूज करके एटॉमिक वेट निकाला, और जब एटॉमिक वेट आ गया तो वैलेंसी कैलकुलेट करने हैं, एक्स की वैल्यू। लास्ट स्टेप, और किसको नहीं समझ में आया? लास्ट स्टेप कौन सा भाई? ये वाला स्टेप, यहाँ तो फॉर्मूला लगाया है, इसमें क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है सब कुछ, और ये x इंटू मोल्स की जगह फॉर्मूला लगाया था। x कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। x कैलकुलेट करके निकाल लो सब लोग, कितने क्या राउंड आ रहा है? 200 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 16 इंटू 6.84, 2.06 कह रहा हूँ ना? हाँ मतलब 2 कह रहा हूँ ना? 2.06 2.07 मतलब वैलेंसी हो गई 2। अब वैलेंसी को तो हम 2.1 2.2 तो नहीं दिखाएंगे ना। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी या तो 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है, या 4 होती है। तो वो क्या है? वो नंबर्स में, इंटीजर्स में, होल नंबर्स। तो वैलेंसी हम दिखाएंगे 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने ये ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ का यूज करके एटॉमिक वेट निकाला, ये 200 आया था। ये मेटल का एटॉमिक वेट आया था, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी थी। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी जाएगी उसी का तो निकालेंगे एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल आ गया था 200। फिर उसके बाद मैंने अगले स्लाइड में क्या किया है, वैलेंसी एक्स एज्यूम करके फॉर्मूला लिखा, और किसी भी कंपाउंड के लिए हम ये लाइन लिख सकते हैं। कहां से आती है ये मैंने आज की स्टार्टिंग की क्लास में बताया, कि x इंटू मोल्स ऑफ m विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और फिर मोल्स की जगह फॉर्मूला लगा दिया मास अपॉन जीएमएम, क्योंकि मास पता था दोनों का, मेटल का भी, ऑक्सीजन का भी। तो यहां से आंसर आ गया 2। क्लियर है क्या? सबको क्लियर? अभी आज तो अभी नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा, एक ही क्वेश्चन किए, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल नहीं पाएंगे। रुको एक मिनट मुझे देख लीजिए, जो अभी आपको कराया इसमें क्लोराइड है, इक्विवेलेंट वेट है, आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसमें अभी नहीं हो पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, तो आज तो मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, बिकॉज अभी एक ही फॉर्मूला पढ़ पाया है। कल एक और मेथड पढ़ेंगे, सेकंड मेथड, और फिर दोनों में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि आज पे ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, केवल एक सिंपल फार्मूला था। कल सेकंड मेथड पढ़ेंगे, क्लोराइड मेथड, तो फिर उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, ठीक है, जाके सब लोग इसको आज रिवाइज कर लीजिए, और जितनी चीज़ें पिछली पढ़ाई गई हैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे आज स्टार्ट होते ही क्लास आधे लोग बोल रहे हैं कि सर नया टॉपिक है, नया टॉपिक। नया टॉपिक मतलब ये नहीं कि आप पुराना भूल गए। जितने फॉर्मूले मोल्स के पढ़े, जो सारी चीजें आप कनेक्ट करते जाइए, तभी आपको पूरा चैप्टर एक बार में याद होगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, उन चीजों को कनेक्ट करो, और वो सारी चीजें आगे यूज होती जा रही हैं।
जैसे हमने मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा था, मोल्स का वो फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है, मास अपॉन जीएमएम, मास अपॉन जीएमएम वाला। तो कंटिन्यूअसली रिवाइज करिए। जैसे आज आपको होमवर्क नहीं मिला, आज होमवर्क के लिए आपको पढ़ा नहीं पाया, उतना ज्यादा कवर नहीं हुआ है, सो सेकंड मेथड पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो आज जाके सब लोग होमवर्क नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए पूरी चीजें। तो जब कभी आपको गैप मिल जाए तो पूरी चीजें प्रॉपर रिवाइज करिए स्टार्टिंग से। ये सारी चीजें कनेक्टेड होंगी, आप कनेक्ट कर पाएंगे तो ही पूरा चैप्टर आपको ध्यान में रहेगा, नहीं तो फिर सब उड़ जाएगा, कुछ याद रहेगा कुछ नहीं याद रहेगा। तो चीजों को कनेक्ट करते जाइए, क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं और उसका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कैसे एप्लीकेशन बेस्ड है। ओके, तो आज सब लोग रिवाइज करेंगे पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी जितना आज तक हमने पढ़ा। फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या छूट गया तुम्हारा? हाँ, ला रहा हूं, ये है फर्स्ट पेज। ये तो क्वेश्चन ही था ना। नेक्स्ट ये था स्पेसिफिक में, यहाँ पे मेटल